ओके, तो इससे आगे हम लोगों ने क्या किया था? थर्ड मॉड्यूल में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप निकाला था ना। उसके हम लोगों ने कैलकुलेशन ली थी, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा था। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लेंदी है और उसमें बहुत सारे नए नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर लेके उससे काम कर रहे थे। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था पहले वाले मॉड्यूल में, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स की है। ठीक है, थर्ड मॉड्यूल में ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हम लोग के फर्स्ट मॉड्यूल से। जैसे उसमें हम लोगों ने डाइवर्जेंस निकाला था, कर्ल निकाला था, वैसे यहाँ पे भी हम लोग डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका वैल्यू थोड़ा वहाँ से अलग है, लेकिन इससे हम लोग को यहाँ पे भी दो बेसिक इक्वेशन मिला। वहाँ पे हम लोगों ने एक स्केलर पोटेंशियल डिफाइन किया था यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हम लोगों ने एक वेक्टर पोटेंशियल डिफाइन किया, और इस वेक्टर पोटेंशियल का हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया था फॉर दिस सर्कुलर लूप। तो ये सर्कुलर लूप वाला जो है ये हम लोग को चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? क्योंकि हम लोग का ज़्यादातर जो मटेरियल होता है, सब मटेरियल में एक न्यूक्लियस रहेगा। ज़्यादातर मटेरियल में हम लोग का एक न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उससे हम लोग को मैग्नेटिज्म मिलता है। और ये मैग्नेटिज्म किस टाइप का होगा? ये डाइपोलर मैग्नेटिज्म होगा, माने इसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक साथ जनरेट होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन अराउंड न्यूक्लियस है, ये हम लोग का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म हुई है एक तरह से देखा जाए तो। और इस मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू कितना होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू कितना होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन होता है। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला ये है E बाई एच, E इंटू एच बाई 4 पाई m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h हो गया हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में पता है? नाम सुने हो प्लैंक्स कांस्टेंट? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आया होगा। यस सर। हाँ, तो यस ये सर। वही वाला हाँ सर, सेम। सुना है सर। हाँ, ये वही वाला सेम क्वांटाइजेशन वाला प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये सारा वैल्यू डालोगे तो इसका वैल्यू आएगा इतना 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सबको मेरा वॉइस जा रहा है, केशव के पास वॉइस नहीं जा रहा है। यस सर, आ रहा है। केशव देखो, तुम्हारा शायद कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा। तो ये जो है जितना भी हम लोग के मटेरियल रहेंगे, सब में हम लोग का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मोटा मोटी हम लोग का जितना भी मटेरियल है, ऑल मटेरियल विल बिहेव लाइक मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसका तीन टाइप का क्लासिफिकेशन होता है मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इसमें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये मटेरियल कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का उसमें मैग्नेटिज्म होगा। जैसे इससे आगे हम लोग किए थे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में, उसमें हम लोग के पास था पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, फिर पोलर में डाइलेक्ट्रिक में और तीन टाइप का क्लासिफिकेशन था। तो वैसे यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे तीन अलग टाइप का क्लासिफिकेशन रहेगा, और ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में कोई लेंज लॉ नहीं होता है, इस केस में लेंज लॉ होता है, उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का एक मैग्नेटिज्म मिलेगा। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी मटेरियल में इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इंट्रिंसिक डाइपोल मूवमेंट सब है, वो सब नॉर्मली रैंडमली ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कोई इस डायरेक्शन में हुआ, कोई इस डायरेक्शन में हुआ, कोई इस डायरेक्शन में रहेगा, कोई इस डायरेक्शन में रहेगा, ये सारा एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग का उस टोटल वॉल्यूम का जो मैग्नेटिज्म है वो जीरो हो जाता है। और इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड
इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट को टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क किस तरह का होगा, अगर हम लोग के पास ये नॉर्थ और ये साउथ है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, ये डायरेक्शन है ना। तो ये इस डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का नॉर्थ, यहाँ पे आ जाएगा साउथ। तो ये इसको इस तरह से रोटेट करने के लिए क्या करेगा, इसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट करेगा। टॉर्क कैसा होगा, ये वाला फोर्स इसको यहाँ पे खींचेगा और ये इसको यहाँ पे धकेलेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे ये वाला डाइपोल रोटेट करेगा। तो वैसे ही मटेरियल के अंदर भी होगा, अगर कोई एक मटेरियल है तो मटेरियल के अंदर भी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो भी उसमें क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना। हर एक मटेरियल में हम लोग का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। तो उस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये भी तो कुछ एक मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है। और इसमें क्या होता है, ड्यू टू पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें एक सेकंड इलेक्ट्रॉन है जो तुम इमेजिन कर सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर जाते हैं। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, और उसके चलते क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म जनरेट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो इसमें भी देखो कोई नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। इस टाइप के मैग्नेटिज्म को हम लोग बोलते हैं डाई मैग्नेटिज्म। तो कोई भी मटेरियल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रॉपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो डाई मैग्नेटिज्म जरूर शो करेगा। डाई मैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल फिनोमेना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग का ये क्या है, इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट टॉर्क एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, और इसके चलते अलाइन करेगा, और उसमें नेट डाइपोल मूवमेंट मिलेगा हम लोग को कोई एक डायरेक्शन में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, सैंपल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड। वो किसी भी टाइप का मैग्नेटाइज्ड हो, डाई मैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसमें कुछ एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रहे, तो इस टाइप के सैंपल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड सैंपल। ठीक है, और इसका मैग्नेटाइजेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सेम जैसे हम लोग पोलराइजेशन मेजर कर रहे थे। पोलराइजेशन मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज आवर मैग्नेटाइजेशन। तो पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पोलर मटेरियल के केस में क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाले थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक और वेक्टर निकालेंगे जिसको हम लोग यूजुअली एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा ऑफ डी इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, लेकिन इसका डी से बहुत अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी होगा, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक मटेरियल का, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा उसका हम लोग टोटल वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे कोई भी एक पॉइंट पी पे। ठीक है, इस मटेरियल का हम लोग यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग ये सारा स्टार्टिंग का डेफिनेशन सब पढ़ लेते हैं। तो उसमें हम लोग का सबसे पहला डेफिनेशन क्या आएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बाद मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो मैग्नेटिज्म के बारे में ट्रू होल्ड करता है। ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइज्ड मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एम और इट्स डेरिवेटिव। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है इसी के ऊपर हम लोग पूरा मैग्नेटिक मटेरियल का कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर इसका डेरिवेटिव लेके। ठीक है, इससे हम लोग को एटॉमिक करंट का आइडिया मिलता है कि एक मैटर में कितना एटॉमिक करंट फ्लो कर रहा है, उसका एक आइडिया मिलता है मैग्नेटाइजेशन से। और जनरली अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो हम लोग का देखोगे मैग्नेटाइजेशन ज़्यादातर जीरो रहता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी मैग्नेटाइजेशन जीरो रहता है, कुछ मैग्नेट्स होते हैं तो सबका हम लोग को मैग्नेटाइजेशन मिलता है। तो यूजुअली हम लोग नॉर्मल मटेरियल में देखेंगे तो मैग्नेटाइजेशन इज ऑलवेज जीरो। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है।
तो यहाँ पे ये वाला पिक्चर देखो, तो जैसे हम लोगों ने कर्व को सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट किया था, वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी होता है। इस केस में क्या है, ये देखो, ये एक छोटा सा एटम हो गया यहाँ पे, इसके चलते हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है से इस डायरेक्शन में। सेकेंड जो है एटम, उसके चलते करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन। हम लोग मान लेते हैं कि ये मटेरियल हम लोग का मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का डाइपोल सब अलाइन कर जाएगा। डाइपोल अलाइन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके अंदर टाइनी करंट लूप्स है, एटॉमिक करंट लूप, वो सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ऑलमोस्ट। तो इस टाइप का कुछ एक इमेज आएगा हम लोग का। तो इस केस में क्या होगा, सारा करंट हम लोग का मान लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सब जगह। तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये इस तरफ फ्लो करेगा और इसका करंट इस तरफ फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, और इसका करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। बचेगा कहाँ पर करंट, यहाँ पे करंट बच जाएगा नेट, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है। और इस तरफ करंट बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कैंसिल करने के लिए कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग को क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। फिर इस सेकंड वाले एटम में देखेंगे तो लगेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। इस तरह से हम लोग को क्या फीलिंग आएगा, ओ सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन था ना, तो करंट हम लोग को लगेगा इसमें यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। सेकंड वाले सर में एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही थी। बाकी सबके पास आवाज जा रही है? यस सर। केशव के पास भी आवाज जा रही है सर? यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर से एक और बार रिपीट करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि मटेरियल में बहुत सारा एटम्स है, ठीक है, और ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड है इन सच अ वे कि इसमें जो एटॉमिक करंट्स है वो सारा के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये सारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सारे एटम। अब क्या होगा, ये वाला एटम और ये वाला एटम को ले लो, ठीक है, और इस जगह पे करंट देखो, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर वाले के चलते टूवर्ड्स लेफ्ट है, इसके चलते टूवर्ड्स राइट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा करंट, यहाँ पे जीरो करंट हो जाएगा नेट। और इस तरफ जो है ये वाला जो सरफेस है हम लोग का, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जो सरफेस है, इसमें क्या हो रहा है, ये करंट कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, ये भी कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ पे दोनों कोई मटेरियल नहीं है, तो ये करंट कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को लगेगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर मूव कर रहा है इस एटम में, और यहाँ पे जब देखेंगे तो लगेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। तो ये पूरे सरफेस पे जितने भी एटम है सबके चलते क्या लगेगा हम लोग को, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेम थिंग इज वैलिड फॉर दिस टॉप सरफेस। यहाँ पे भी हम लोग को क्या लगेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे एक करंट ऐसे बाउंड्री पे फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड करंट, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं कि यही जो सरफेस पे जो करंट फ्लो कर रहा है इसके चलते ही हम लोग को मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है। इसमें हम लोग एम्पेयर्स लॉ लगा सकते हैं और मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू क्या था, m इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन कैसे मिलता है, इसका वैल्यू क्या था मैग्नेटाइजेशन का फॉर सर्कुलर करंट लूप, ये था क्या, म्यू जीरो टाइम्स एरिया इनटू करंट, ऐसा कुछ था क्या? क्या हिमांशु याद नहीं सर। याद नहीं है? संजीव याद है? नो सर, अभी याद नहीं आ रहा। और किसी को याद है? अभिषेक? केशव को याद है, कृष्णा को याद है शायद, बोलो कृष्णा। अरे बाप रे, फटाक से म्यूट कर दिए, माइक म्यूट कर दिए। बोलो, एक सर्कुलर लूप के चलते मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? सर हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम अभी नहीं सुन पाए हैं। एक सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चलते मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू क्या होगा?
नहीं मालूम सर। नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम है। सब म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A। क्या वैल्यू बोले, फिर से बोलो। आ गया। सब म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। I/A। बाई ए होगा। सर म्यू नॉट अपन 4 पाई होगा ना। मुझे जहाँ तक पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है सर। ये कौन आया अभी? ऋषिकेश तो ऑलरेडी था शायद। ओ आकाश में था। करंट इनटू एरिया होता है शायद। सर 1 बाय मतलब हाफ EWR² होता है सर। यहाँ क्या हाफ तो नहीं होना चाहिए। हाफ EWR²। यस सर। ये स्पेसिफिक केस में हो गया, जनरल केस में चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मैग्नेटाइजेशन इनटू एरिया होता है। या करंट इनटू एरिया होता है सर। सर ये रहा। वेक्टर फॉर्म में। करंट इनटू एरिया होता करंट है। इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया होता है सर। म्यू हो गया। म्यू का वैल्यू कहाँ है? म्यू म्यू म्यू। हाँ करंट इनटू एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया हम लोग का बॉन्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जितने बड़े एरिया में करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है। तो ये नहीं होगा सर, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट इनटू एरिया होगा। जो इनिशियली लिखे थे वही होगा, बस खाली म्यू नॉट। तो इससे बॉन्ड करंट से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिज्म हम लोग एक्चुअली में कहाँ से जनरेट हो रहा है? हम लोग का जो टाइनी टाइनी करंट लूप्स है इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के चलते अराउंड न्यूक्लियस, तो उसके चलते जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो रहा है वो क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं उस डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग को एक नेट सरफेस करंट जैसा कुछ मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड करंट। ठीक है, और ये बॉन्ड करंट के चलते जो मैग्नेटाइजेशन मिलता है दैट इज आवर मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू दिस रीअरेंजमेंट। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड करंट। ठीक है, यही वाले आइडिया को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड करंट का आइडिया। वॉल्यूम के अंदर भी होगा, अगर हम लोग का दो अलग अलग मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन अलग अलग है। ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में है। और इस केस में क्योंकि ये हम लोग का वर्चुअल करंट है, ठीक है, इट्स नॉट रियल करंट। ये जनरेट की क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हम लोग का एक्चुअली में न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूम रहा है, सरफेस पे नहीं घूमता है। लेकिन बाउंड्री इफेक्ट के चलते हम लोग को क्या लगता है, एक फीलिंग आता है कि एक नेट करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो जूल हीटिंग। ठीक है, इस करंट के चलते कोई जूल हीटिंग नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, अपने ही पोजीशन पर रोटेट करता है
बट ड्यू टू बाउंड्री इफेक्ट एक नेट करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग बॉन्ड करंट बोलते हैं, और इसके चलते कोई जूल हीटिंग नहीं होता है। तो अब इस बॉन्ड करंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम लोग आगे वाले केस में क्या किए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाले थे ड्यू टू पोलराइजेशन, है ना, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाले थे ड्यू टू पोलराइजेशन। वो कैसे निकाले थे हम लोग पोटेंशियल लिए थे एक डाइपोल का और उसको इंटीग्रेट कर दिए थे इंटायर मटेरियल में। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं ड्यू टू स्मॉल करंट लूप, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मैग्नेटाइजेशन m का करंट लूप, और इसी लूप को हम लोग इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो ये रहा हम लोग का यहाँ पे इसका पोटेंशियल डाइपोलर, ये स्मॉल डाइपोल मूवमेंट हो गया ड्यू टू दिस करंट लूप, और इसका पोटेंशियल हम लोग को इस तरह से मिल जाता है, इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो हम लोग वही सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ करेंगे। तो वेक्टर पोटेंशियल ऑफ सिंगल डाइपोल ऑफ मैग्नेटाइजेशन m ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज गिवन एज दिस। अब अगर हम लोग को टोटल मटेरियल का डाइपोल मोमेंट निकालना है जैसे आगे वाले केस में निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटायर वॉल्यूम v में इंटीग्रेट करेंगे, और किस पे करेंगे, प्राइम कोऑर्डिनेट में। हम लोग का ये मटेरियल रहता है प्राइम कोऑर्डिनेट, और हम लोग जहाँ पर फील्ड मेजर कर रहे हैं वो है नॉन प्राइम कोऑर्डिनेट, और ये वाला हो गया हम लोग का कैपिटल R वेक्टर। तो ये है हम लोग का इंटीग्रेशन इसका। अब जैसे आगे वाले केस में किए थे, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, फिर से हम लोग का प्राइम पे हम लोग ग्रेडियंट अगर ले इसका, तो इस केस में क्या मिलेगा, हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ये वाला हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम लोग ग्रेडियंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ग्रेडियंट इन प्राइम कोऑर्डिनेट, इसको एक्सप्रेस कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर आइडेंटिटी यूज करके ब्रेक करेंगे। ये वाला वेक्टर आइडेंटिटी हम लोग आगे यूज कर चुके हैं, वही सेम वेक्टर आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करके इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। अब इसमें क्या है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस यूज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, तो इसको हम लोग स्किप करके हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कर्व को हम लोग सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके उसका सरफेस कंपोनेंट, एक सरफेस कंपोनेंट को हम लोग इग्नोर करेंगे, दूसरे वाले सरफेस कंपोनेंट को हम लोग यूज करेंगे। तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके हम लोग को ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो इससे हम लोग इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग को पोटेंशियल ड्यू टू इंटायर मैग्नेटिक मटेरियल ये मिलेगा, ठीक है। अब इस केस में देखो, ये जो हो गया हम लोग का, ये वेक्टर पोटेंशियल हो गया ड्यू टू इंटायर मटेरियल। इसमें दो टर्म है, ये वाला टर्म कहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, ये सरफेस पे इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये जो टर्म है इट विल बिहेव लाइक सरफेस करंट डेंसिटी, और ये इंटीग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, ये वॉल्यूम में हो रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है इट विल बिहेव लाइक वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्म कैलकुलेट किया था फॉर अ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में इंटीग्रेट करोगे इसका किस टाइप का फॉर्म रहेगा, ये रहा। एक वॉल्यूम में जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इस टाइप का फॉर्म रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम करंट। वॉल्यूम करंट को हम लोग इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं जे डेल्टा प्राइम के इंटीग्रेशन में, और ये हो गया हम लोग का सरफेस करंट म्यू 0/4 पाई सरफेस करंट बाई आर। इस केस में देखो म्यू 0/4 पाई सरफेस करंट बाई आर। तो ये हो गया हम लोग का सरफेस करंट की तरह बिहेव करेगा, और ये वॉल्यूम करंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। और इसको हम लोग Jm से डिनोट करते हैं, और अगर सरफेस करंट होगा तो हम लोग Km से डिनोट करेंगे, और इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं करंट डेंसिटी के केस। तो ये एक हो गया हम लोग का वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और ये हो गया सरफेस करंट डेंसिटी। तो इस दो करंट डेंसिटी के चलते हम लोग का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इसमें जनरेट हो रहा है।
ठीक है, और अगर तुम लोग इसका कर्ल लोगे, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एम, इसका अगर डाइवर्जेंस दे तो क्या होता है, फिर 0 हो जाता है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, जो हम लोग का करंट डेंसिटी जे हो गया, इसका अगर डाइवर्जेंस निकालोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। डाइवर्जेंस क्यों 0 हो जा रहा है, ये देखो, इसके चलते क्या होता है, करंट हम लोग का लूप में मूव कर रहा है। तो कोई भी एक वॉल्यूम यहाँ पे ले लोगे तो क्या होगा, जितना करंट इसमें घुसेगा उतना इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसका हमेशा डाइवर्जेंस 0 रहेगा। तो इसके चलते हम लोग का कोई भी मटेरियल में अगर फ्री करंट घुस रहा है और फ्री करंट निकल रहा है तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि सर्कुलर मोशन में करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो जैसे इसके आगे वाले केस में हम लोग क्या किए थे, डी को डिफाइन किए थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी फील्ड एच को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग जैसे आगे वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ई, गॉस लॉ को हम लोग कैसे लिखते थे जी। उस केस में क्या है, हम लोग के पास अगर पोलर मटेरियल है तो एक फ्री चार्ज रहता है और एक बॉन्ड चार्ज रहता है ना। तो अब बॉन्ड चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो हर बार बॉन्ड चार्ज मटेरियल में कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग को पता नहीं कि उसमें कितना सरफेस चार्ज है, कितना वॉल्यूम चार्ज है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, पोलराइजेशन के टर्म में बॉन्ड चार्ज लिखते हैं, उसको इधर ले आते हैं, इधर लाके उसको इसमें इस टर्म में ई में इंक्लूड कर देते हैं। ई में इंक्लूड करके हम लोग इसका डी के फॉर्म में लिखते हैं, और तब हम लोग का ये इक्वेशन हो जाता है गॉस लॉ। हम लोग लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू दिस इनटू फ्री चार्ज, है ना। ये हम लोग का गॉस लॉ है फॉर डाइइलेक्ट्रिक। तो वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एम्पेयर्स लॉ निकालेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्री करंट, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि एक मटेरियल में कितना बॉन्ड करंट जनरेट होता है, तो हम लोग को लेकिन एम्पेयर्स लॉ यूज करना है, तो इसलिए हम लोग उसको ऑक्सिलरी फील्ड एच के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो वो करने के लिए जैसे आगे वाले केस में किए थे सेम करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्ल ऑफ बी हम लोग को पता है म्यू 0, यहाँ पे म्यू 0 टाइम्स होगा, म्यू 0 टाइम्स जे टोटल होगा। जे टोटल हो गया हम लोग का करंट डेंसिटी विच इंक्लूड्स फ्री करंट डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के चलते जो बॉन्ड करंट जनरेट होता है वो वाला करंट डेंसिटी। दोनों करंट डेंसिटी को मिला दोगे तो हम लोग को ये टोटल कर्ल ऑफ बी मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना कर्ल ऑफ बी जनरेट हो रहा है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जे टोटल इज इक्वल टू जे फ्री प्लस जे मैग्नेटाइजेशन। अब जे मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो वहाँ पे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं म्यू 0 टाइम्स कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये वाले टर्म को हम लोग इधर मूव कर देते हैं, ये भी कर्ल है, ये भी कर्ल है, तो इसको हम लोग इधर मूव कर दिए और कर्ल को बाहर निकाल दिए कॉमन। और ये म्यू 0 को हम लोग क्या किए, यहाँ पे पहले ही नीचे भेज दिए बाई म्यू 0, तो यहाँ से म्यू 0 हट जाएगा, यहाँ से म्यू 0 हट जाएगा। तो ये बी बाई म्यू 0 हो गया माइनस एम, एम यहाँ से इस तरफ गया तो माइनस एम इज इक्वल टू जे। अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं एच, और जनरली इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच को। ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसके टर्म्स में हम लोग ये अभी जो एम्पेयर्स लॉ है इसको हम लोग मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू फ्री करंट। तो अब हम लोग कोई भी मटेरियल में फ्री करंट मेजर कर सकते हैं। हम लोग के पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उससे हम लोग कोई एक करंट फ्लो करवा। सर आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। रुक रुक के आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का, जैसे उस टाइम में क्या था फ्री चार्ज था, वैसे ही यहाँ पे ये फ्री करंट होगी। उस टाइम हम लोग के पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, और इस बार हम लोग के पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आगे जैसे कर्ल ऑफ बी ले रहे थे, दिस इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स आई, वैसे ही यहाँ पे ये वाला मॉडिफाई होके ये हो जाएगा। उसमें हम लोग का क्या हुआ था, इन केस ऑफ वैक्यूम ये वाला फॉर्म था ना,
तो ये जो कांस्टेंट है परमिटिविटी ये गायब हो जाता है, तो यहाँ पे वैसे ही परमिएबिलिटी हट जाएगा, सिर्फ फ्री करंट रहेगा। ये रहा, दिस वैल्यू इज ऑफन कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसी को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये सिंपल है, जैसे आगे किए थे वैसे ही सेम। यहाँ पे जो आई इंक्लोज होगा वो हम लोग का होगा टोटल फ्री करंट। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये सब पढ़ के रखोगे और इसको अच्छे से याद करोगे। ठीक है, B इज रिलेटेड टू टोटल करंट। ये जो B हम लोग का जनरेट हो रहा है ये टोटल करंट के चलते जनरेट होता है, और H हम लोग का फ्री करंट के चलते जनरेट होता है। ये हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं अपनी सुविधा के लिए। एंड B इज आवर फंडामेंटल मैग्नेटिक वेक्टर। जितना भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग सब B के ऊपर करते हैं, इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए इंट्रोड्यूस किए। अब ये वाला, अच्छा इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे B के टर्म्स में लिखें। यहाँ पे क्या है हम लोग का, ये H के टर्म में है, तो इसको B के टर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, H प्लस M इंटू म्यू जीरो। ये करने से हम लोग को कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल के चलते कितना फील्ड बन रहा है B वो मिल जाएगा। तो हम लोग पता किए कि हम लोग कितना करंट फ्लो कर रहा है, फ्री करंट, उस करंट से हम लोग H मेजर कर सकते हैं, फ्री करंट से H मेजर कर दिए, और उस मटेरियल का कितना मैग्नेटाइजेशन है वो मेजर कर दिए। ये दोनों को ऐड कर देंगे और म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करने से ही हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में कितना है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज थोड़ा सा और क्लियर होगा जब हम लोग डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ लेंगे। उसमें हम लोग दिखाएंगे कि देखो कैसे एक पर्टिकुलर करंट फ्लो करवाने से अलग अलग टाइप का बीम मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन एम। ठीक है, ये कैसे मॉडिफाई होता है ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, क्लियर होगा। तो जैसे हम लोग आगे वाले केस में बाउंड्री कंडीशंस निकाले थे, वैसे ही बी और एच का बाउंड्री कंडीशन निकालना है इस बार। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ बी का एक बार यूज करेंगे, फिर एक बार हम लोग कर्ल ऑफ बी का यूज करेंगे, कर्ल ऑफ एच का यूज करेंगे। ये सब हम लोग को पता है क्या क्या वैल्यू है इस सब का, तो ये सारे यूज करेंगे। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक पील बॉक्स लेंगे, इसका डाइवर्जेंस हम लोग को पता है इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले केस में क्या था, हम लोग का डाइवर्जेंस वाज नॉट इक्वल टू 0। डाइइलेक्ट्रिक के केस में, इलेक्ट्रिक के केस में इट वाज दिस वैल्यू। तो उस केस में क्या है, हम लोग का यहाँ पे एक वैल्यू आ जा रहा था, उसके चलते डिसकंटिन्यूटी हो रहा था। तो हम लोग का जब भी हम लोग कोई दो सरफेस को क्रॉस करते थे तो हम लोग का नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। इस केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा अगर मटेरियल क्रॉस करके जाओगे तो वो एकदम सेम रहेगा, दोनों साइड में चेंज नहीं होगा। तो यही वाला सेम चीज हम लोग को यहाँ पे मिला है, ये रहा ये एक्सप्रेशन, इसमें n1 इज इक्वल टू माइनस n2 या फिर वाइस वर्सा। तो उसके इसमें नॉर्मल कंपोनेंट इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस। और इस केस में हम लोग कर्ल का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे कर्ल कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हम लोग का है वेक्टर फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ फॉर मैग्नेटिक मटेरियल, और उसी का इंटीग्रल फॉर्म है ये वाला। तो इस इंटीग्रल फॉर्म को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इस छोटे से लूप में हम लोग उसी चीज को यूज करेंगे। तो उसको यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डी जे। ओके, तो ये वाला हम लोग का हो गया एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर सरफेस डी। इस पे स्टोक्स थ्योरम लगा है लेफ्ट हैंड साइड में, और इन लिमिट थिकनेस टेंड्स टू 0, ये वाला जो है हम लोग का थिकनेस अगर ये टेंड्स टू 0 होता है तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास क्या बचेगा, h1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इंटू डी सी, h2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट इंटू ए बी,
दोनों का सेंस अपोजिट है, DC का और AB का, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा इनटू लेंथ। तो H2 H1 ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है दोनों। दिस शुड बी इक्वल टू J इंटू ये वाला जो हो गया हम लोग का सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है, तो J इंटू DS। तो लिमिट थिकनेस टेंड्स टू 0, उसके इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का J बन जाएगा सरफेस करंट डेंसिटी। तो ये लिख सकते हैं सरफेस करंट डेंसिटी इंटू ये जो इंटीग्रेशन है ये सिर्फ बच जाएगा लेंथ में, तो ये हो जाएगा। तो उस केस में ये लेंथ को हम लोग इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। और अगर सरफेस करंट 0 हो जाता है तो उस केस में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग बाउंड्री कंडीशन ऑन वेक्टर पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर पोटेंशियल में बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे और वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इस फ्लक्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कर्ल ऑफ A इंटू DS हो जाएगा। अब ये क्या है, कर्ल ऑफ A इंटू DS है, तो इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारा स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं एक के बाद एक। यहाँ पे हम लोग के पास ये है, हम लोग इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं फाई। दिस फ्लक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, B को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल लिख सकते हैं। फिर इस पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब अगर हम लोग का लूप, ये जो लूप है इसको अगर हम लोग बहुत छोटा कर देंगे तो क्या होगा, इसमें से फ्लक्स ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो अगर फ्लक्स इसमें से 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये वेक्टर पोटेंशियल इनटू लेंथ और सेकंड साइड में वेक्टर पोटेंशियल इनटू लेंथ, तो ये वाला क्या है, ये हम लोग का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में वेक्टर पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में वेक्टर पोटेंशियल, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो वैसे ही सेम आगे की तरह करोगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालोगे, तो ये देखो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूस होता है अक्रॉस द बाउंड्री। तो आज वाले लेक्चर में इतना दूरी कवर करेंगे, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग बाकी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे उस केस में हम लोग डिफाइन किए थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिटिविटी, वैसे ही यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डिफाइन करेंगे। उस केस में परमिटिविटी था, इस केस में परमिएबिलिटी। तो एकदम एग्जैक्टली सेम फॉर्म है। उस केस में हम लोग क्या लिख रहे थे, हम लोग लिख रहे थे D is directly proportional to applied electric field। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम उसी तरह से सारा कैलकुलेशन होगा और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। तो ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना, इस तरफ जब हम लोग का मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, तो क्या होगा, कोई भी फ्री करंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो स्ट्रेट जाएगा। ये जो रेड वाला जो लाइन है ये होगी हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब अगर हम लोग कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा देते हैं, सपोज मान लो हम लोग के पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा देते हैं तो क्या होता है, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड सारा उस मैग्नेट के अंदर चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का जो यहाँ पे ये फील्ड लाइन था बहुत दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो सब एकदम क्लोजली पैक हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो ये B हम लोग का इस केस में बढ़ जा रहा है। तो ये फेरोमैग्नेटिक केस में क्या होता है, हम लोग का मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इज पॉजिटिव। इसमें जो हम लोग H जनरेट कर रहे हैं, ये वाला जो H है ये कांस्टेंट है इस केस में। ये H हम लोग का कांस्टेंट है और ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन। तो इसके चलते हम लोग का क्या होता है, B का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फॉर गिवन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
तो इस इक्वेशन का यही फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम लोग देखेंगे कि 3 अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, तीनों का अलग अलग एम होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, और उससे कैसे कोई मटेरियल बिहेव करता है वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे बोलो किसी को कोई चीज़ पे डाउट है तो, बाउंड्री कंडीशन में या फिर ये कैलकुलेशन में। ये ऑलमोस्ट सिमिलर कैलकुलेशन है जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक के केस में कर चुके हैं, एकदम सिमिलर कैलकुलेशन है। बस यहाँ पे हम लोग का जो न्यू वेक्टर है, ऑक्सिलरी फील्ड वेक्टर है, वो है एच, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी को कोई चीज़ लेके डाउट है यहाँ पे? क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है सारा कुछ? यस सर। सारा कुछ समझ में आ गया है? हमको जब पढ़ाया गया था जी सर, हमको ही नहीं समझ में आया था। सर जब हम लोग को पढ़ाया गया था तब हमको ही नहीं समझ में आया था फर्स्ट में, तुमको एक बार में समझ में आ गया? नहीं नहीं सर, जो सर था फैराडे और फेरोमैग्नेटिक का वो सब 12th में था, और अभी बाउंड्री कंडीशन थोड़ा सा खुद से रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, तो पैरा फेरोमैग्नेटिक वाला था, लेकिन ये तो नहीं रहा होगा, ये वाला था अम्पेयर्स लॉ फॉर मैग्नेटिक नो सर, मटेरियल। इस सब में नहीं था, एम्पियर सर टोटल लॉ नहीं सर, ये नहीं था। ये नहीं था ना, तो ये वाला चीज न्यू है यहाँ पे। तो जितना भी चीज न्यू है तुम लोग के पुराने वाले सिलेबस के कंपैरिजन में, वो सबका एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसलिए ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये सब पूछ सकते हो तुम लोग को, यस सर। उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर तुम लोग को कोई एक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन दे दिया, फ्री करंट का वैल्यू दे दिया, उसके चलते मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो कैलकुलेट करो, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये सब बहुत सिंपल सिंपल है, डेफिनेटली इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन का नोट्स शायद मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, मैं आज देखता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है, एक दो चीज यहाँ पे, एक दो और बाउंड्री कंडीशन होगा इसमें। सर तो अभी इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाएंगे? यहाँ तक निकाल लो, ये वाला एकदम ठीक है, ठीक है। इसके नीचे वाला, ये वाला एक बार के लिए छोड़ दो, मैं देखूंगा आज। ओके सर। तो देखो ये वाला पोर्शन कल को कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है फिर फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की हो ना? हाँ सर, पढ़े हैं सर उसमें। 12th में था सर। 12th में था, क्या था फैराडेज लॉ? सर वो 3 लॉ था सर, हाँ, 3 लॉ दिए हुए थे फैराडे। तीन लॉ था। मैथमेटिकल फॉर्म क्या था? ईएमएफ इज इक्वल टू, मैथमेटिकल फॉर्म क्या था फैराडे लॉ का? ईएमएफ प्रोड्यूस एक होता बार है ना कोई देखना भी एक पड़ेगा, मैग्नेटिक। हाँ, एक बार देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा। किसी को याद है फैराडेज लॉ क्या था? हाँ हिमांशु बोलो, हिमांशु को पक्का याद होगा। नो सर। ये दिल तोड़ देता मेरा एकदम। सर छूट गया बहुत दिन से सर 12 का, एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा। ये कहीं पे देखे थे? तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम शायद लेंज लॉ था। हाँ, वही था फैराडे लॉ, ठीक है? नेगेटिव साइन जो है ये लेंज के ऊपर है, तो ये हो गया लेंज अपोजिट लॉ, डायरेक्शन के ये हो लिए। गया हम लोग का फैराडे लॉ। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फाई जो है ये हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल नहीं है, इसको हम लोग कोई और सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, जो भी हम लोग इसको एफ से डिनोट करते हैं। चलो
इसको एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सर मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये होता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया हम लोग का यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका रेट ऑफ चेंज यस सर। को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का ईएमएफ जनरेटेड। ईएमएफ क्या हुआ, वोल्टेज हुआ है ना, ईएमएफ एक वोल्टेज ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस सर। ई डॉट डीएल लिख सकते हैं, है ना। वोल्टेज को हम लोग ई डॉट डीएल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ बी। तो इसको ई डॉट डीएल लिखेंगे तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, ये दोनों कट गया। ये क्या, देखो ये माइनस प्लस साइन वाला एक बार देखना पड़ेगा। तो जो भी है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बार के लिए ये वाला देखो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम लगा के लाइन इंटीग्रल को कर्ल में लिख सकते हैं। तो ये वाला इंटीग्रेशन कहाँ पे होगा, ये सेम सरफेस पे होगा जहाँ पे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है दोनों सेम वॉल्यूम में हो रहा है, तो इट शुड होल्ड ट्रू फॉर ऑल केसेस। तो अब इस केस में हम लोग का क्या हो गया, कर्ल ऑफ ई जो है दैट इज इक्वल टू, उस पर एक नेगेटिव साइन रहता है, नेगेटिव साइन का क्या फंडा सर हाँ सर सर मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया सर। मैथ क्लास है सर। अच्छा ठीक है, अभी छोड़ दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला चीज देख लो, ये क्या है, कर्ल ऑफ इज इक्वल टू दिस थिंग। इससे आगे हम लोग क्या निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, कर्ल ऑफ इज इक्वल टू 0। दिस इज नो लॉन्गर ट्रू ड्यू टू फैराडे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट इसमें मॉड्यूल में करेंगे। ठीक है, अभी जाके तुम लोग क्लास ज्वाइन कर लो मैथ। ओके सर। अटेंडेंस